सावधान। ओकारं विभु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुण अवप्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्थहरति न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव का नाम दे मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र पुत्र ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमिचंद्राचार्य गंधर्व शास्त्र सोकार संविधान ते आश्रणवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंदातो जय धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादश चिरवाणी माता की जय। परम मांडली ग्रंथ कोमटसार जी जीव कांत जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब भाभी और भी जो पूजजन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवनम गोचम। हम लोग जीव कांत जी का स्वाध्याय करते हुए जीवों की संख्या पर आ गए हैं। उसका स्वाध्याय चल रहा है। गाथा नंबर 212 कल गाथार्थ तो हो गया था, बाकी विवेचन शायद नहीं पढ़ा गया था। 212 नंबर गाथा। आवली असंख संख्येन वहिद पदरं गिलेन हिद पदरं कमसो तस तप पुन्ना पुन्नोन्नतसा पुन्नाहु। आवली असंख संख्येन वहिद पदरं गिलेन हिद पदरं कमसो तस तप पुन्ना पुन्नोन्नतसा पुन्नाहु। विशेषार्थ त्रस कायिक लब्ध पर्याप्तक जीवों का प्रमाण पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तकों के समान है। उन्होंने ऊपर कहा था त्रस राशि में से पर्याप्त राशि त्रसों को घटा दीजिए तो पर्याप्त त्रसों का प्रमाण आ जाएगा। अपर्याप्त का मतलब कौन से जीव होंगे? अपर्याप्त का मतलब कौन से जीव होंगे इसमें? हाँ, लब्ध प्राप्त। यहाँ लिखा हुआ है सामान्य राशि में से पर्याप्त रसों का प्रमाण घटा। आवाज आ रही है क्या? प्रमाण घटा देने पर शेष अपर्याप्त रसों का प्रमाण है। यहाँ आप लोगों से प्रश्न है, ये इसमें कौन से जीव, कौन से अपर्याप्त जीव कौन से हैं इसमें? त्रस तो है ही मेरी अम्मा, जब त्रस की बात चल रही है तो। हाँ जी, पर्याप्त। क्या पूछा आपने? क्वेश्चन क्या है? मैंने पूछा ये अंतिम लाइन है, सामान्य त्रस राशि में से पर्याप्त त्रसों का प्रमाण घटा देने पर शेष अपर्याप्त त्रसों का प्रमाण है। मेरा यहाँ यह प्रश्न है, इसमें कौन से अपर्याप्त हैं, किस समय के अपर्याप्त हैं, कौन से अपर्याप्त जीव हैं? रस तो है ही है, पर कौन से हैं? लब्धि अपर्याप्त है, लब्ध नहीं। हाँ, क्योंकि उनको जो निवृत्ति अपर्याप्त हैं
उनकी अभी अपर्याप्त दशा है, पर उनको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है, उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए उन जीवों की बात नहीं है। यानी किसकी बात है? जो लब्ध पर्याप्तक है, जो श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त करते हैं, ऐसे लब्ध पर्याप्तक की बात है। अभी आप लोग वाचना करिए, शंका उठा रहे हैं, शंका से शुरू करिए। हाँ, विशेषार्थ से शुरू करिए। त्रस कायिक लब्ध पर्याप्तक जीवों का प्रमाण पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तकों के समान है। त्रस कायिक यानी सारे त्रस कायिक लब्ध पर्याप्तक का प्रमाण कितना है? जितना पंचेंद्रिय का है। ये कैसे हो सकता है? आगे शंका उठाएंगे। पंचेंद्रिय का लब्ध पर्याप्तक जितना उतना ही चारों गति को, चारों त्रस कायिक का मिलाकर होगा, ऐसा कह रहे हैं विशेषार्थ में। तो शंका उठा रहे हैं, वाचना करें कोई, बाकी लोग अपने को म्यूट करिए, बाकी मैं लोग करूँ क्या अपने को दीदी जी? म्यूट करें। मैं करूँ दीदी जी? हाँ करिए ना। शंका, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय। आप अपने को खोले, मैंने म्यूट किया है, बहुत लोगों का खुला था। हाँ जी। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तकों को एकत्र करने पर त्रस कायिक लब्ध पर्याप्तक जीवों का प्रमाण होता है। तब फिर त्रस कायिक लब्ध पर्याप्तकों की प्ररूपणा पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तकों की प्ररूपणा के समान कैसे हो सकती है? क्या कर रहे हैं? बल ऊपर में क्या कह दिए कि लब्ध पर्याप्तक त्रस कायिक कितने? जितने पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक है। अरे भाई, पंचेंद्रिय तो अकेले पंचेंद्रिय हैं, तो फिर आप उसके बराबर कैसे कह दिए? अब शंका का समाधान कर रहे हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उभयत्र अर्थात पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक और त्रस कायिक लब्ध पर्याप्तक, इन दोनों का प्रमाण लाने के लिए प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग रूप भागाहार को देखकर इस प्रकार का उपदेश दिया है। क्या बताया? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कहते हैं क्या कि भाई दोनों का जो भागाहार दिया गया है, वो क्या दिया गया? प्रतरंगुल का असंख्यातवें भाग प्रमाण। अब वो असंख्यातवां भाग, चाहे वहां पर असंख्यात 10 हो अथवा असंख्यात 20 हो, है तो असंख्यातवां भागी। जगत प्रतर का है तो असंख्यातवां भागी, चाहे वो असंख्यातवां भाग छोटा हो या बड़ा हो। तो वही कह रहे हैं कि दोनों का जो प्रमाण है प्रतरंगुल का असंख्यातवां भाग, उसको देखकर, उसको जो भागाहार देखा हमने कि प्रतरंगुल को किससे भाग दिया जा रहा है, तो बोलते हैं क्या? प्रतरंगुल पे असंख्यात में भाग से भाग दिया जा रहा है। तो दोनों का जब भागाहार एक देखा गया, तो हमने कह दिया कि भाई त्रसों के लब्ध पर्याप्तक और पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक एक जैसे होते हैं। भाई अब असंख्यात का भाग वहां दे रहे हैं, मान लीजिए उससे वहां छोटे असंख्यात से दे रहे होंगे, वहां बड़े असंख्यात से दे रहे होंगे, ये तो अंतर बनता है, बनेगा ही, लेकिन है तो असंख्यात से भाग। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भागाहार दोनों का, भागाहार माने जिससे भाग दे रहे हैं, वो संख्या दोनों में हमने देखा कि असंख्यात है, इसलिए हमने ऐसा कहा कि पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के जितने ही त्रसकायिक हैं, त्रसकायिक लब्ध पर्याप्तक यानी चारों इंद्रिय वाले लब्ध पर्याप्तक हैं। चलिए आगे चलिए। अर्थ की अपेक्षा जो इन दोनों की प्ररूपणा में विशेष है, उसका गणधर भी निवारण नहीं कर सकते। बोले कि एक दोनों में जो कोई कह दे भाई अर्थ की अपेक्षा कि भाई प्रतर अंगुल का असंख्यातवां भाग, बोले इसको तो अब गंधर्व भी नहीं बता सकते कि प्रतर अंगुल को जो असंख्यातवां भाग दे रहे हैं वो कितने बड़े से दे रहे हैं, ये गंधर्व भी नहीं बता सकते। तो मैं तो कहाँ से बताऊंगा आपको? बस प्रतर अंगुल का असंख्यातवां भाग, जिससे भी भाग दे रहे हैं वो प्रतर अंगुल का असंख्यातवां भाग है, ऐसा कह रहे हैं। अतः पंचेंद्रियों के आधार से तरस जीवों के प्रमाण का कथन किया जाएगा, क्योंकि दोनों में भागाहार की समानता पाई जाती है। जैसे कहते हैं कि भाई हम जो आपको तरस लब्ध पर्याप्तक जीवों की संख्या बताने जा रहे हैं, वो पंच इंद्रिय तरसों की बताने जा रहे हैं। दो चार इंद्रिय तीन इंद्रिय नहीं, क्योंकि दोनों की भागाहार समान है, इसलिए हम उसकी बताने जा रहे हैं, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक की। चलिए आगे चलिए। जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग फिर से पूछ सकते हैं,
है ना, कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग पुनः पूछ लीजिएगा। चलिए। क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के द्वारा सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से और सूच्यांगुल के संख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अपहृत होता है। क्षेत्र की अपेक्षा मतलब कितने क्षेत्र में कितना क्षेत्र घेर रहा है? पंचेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय पर्याप्त। पंचेंद्रिय में कौन कौन से आ गए? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों आ गए। अब पंचेंद्रिय पर्याप्त में केवल पर्याप्त। तो लेकिन क्या कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय कितना जगह घेर रहे हैं? सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग में। सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग का वर्ग करो, उससे प्रतिभाग करो, उतना जगह घेर रहे हैं। दूसरे पर्याप्तक कितना घेर रहे हैं? यहाँ सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग का वर्ग किया गया और यहाँ क्या कर रहे हैं? सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग के सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग से वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर अपहृत होता है। वहां पर तो सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग से सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग छोटा रहेगा, है ना। किसी को किसी संख्या को असंख्यात से भाग देंगे तो भागफल छोटा आएगा, क्योंकि भाजक बड़ा है, और छोटे से देंगे तो बड़ा आएगा। तो छोटे से भाग दे रहे हैं, उसका वर्ग रूप करके जगत में भाग दे रहे हैं, तो नेचुरली संख्या छोटी है तो जीव ज्यादा आएंगे, यानी पंचेंद्रिय जीव ज्यादा आएंगे। इससे पंचेंद्रिय पर्याप्त से, क्योंकि दोनों है, पंचेंद्रिय में दोनों जीव हैं, पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी हैं, तो दोनों का बताया उन्होंने कि पंचेंद्रिय जीव कितने पाए जाएंगे? सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से। प्रतिभाग किसमें करेंगे? जगत प्रतर में, यानी सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग से भाग देंगे जगत प्रतर को, तो पंचेंद्रिय आ जाएंगे। और सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग के वर्ग से इसको जगत प्रतर को भाग देंगे तो पंचेंद्रिय पर्याप्त आ जाएंगे। कल मैंने कुछ मैथमेटिक्स करने कहा था, आप लोग किए हैं क्या? क्योंकि आज वाला भी ये बिल्कुल आप मैथमेटिक्स के आधार पर निकाल सकते हैं। अपने पास सूच्यांगुल भी है, असंख्यात भी अपने को मालूम है, जगत श्रेणी भी मालूम है ना। और इसमें कुछ चाहिए नहीं, 3 चीज चाहिए, तीनों चीज हम लोग प्रेजेंट कर रखते हैं। किया तो है बताओ। किया लेकिन आंसर में आंटी नहीं आ रहा सही। मैं बताऊं मेरा क्या है? हाँ बोलिए। मेरा सामान्य त्रसजीव तो आए हैं 1,00,000 सामान्य जीव आए हैं, पर्याप्त त्रसजीव 400 आए हैं और अपर्याप्त त्रसजीव जो है 99,600। देखिए पर्याप्त ज्यादा आ गए ना, कल नहीं आ रहे थे, कल नहीं बैठ रहा था अपने लोग पर, तो अपर्याप्त जैसे आपने बताया पहली बार मैथमेटिक्स किया है। बहुत अच्छा। हम तो नहीं कर पाए, सोचे थे कल मैंने कहा था कि सारे जीवों की आप लोग संख्या निकालिएगा। दीदी हम लोगों आपने सारी संख्याएं बता दी, उस आधार पर निकल गया, फिर सारा करते चले गए, एकदम निकलता है। कर चुके हैं ना, एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे, करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मन लगेगा करने में। करने की कोशिश करिए आप लोग। और आज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये भी आप निकाल सकते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त की संख्या, ये भी भाव 600 और 400 वो तो ठीक आया, लेकिन उसके आगे जो लिखा है और अवधि के संख्यात्मक भाग से भाजित प्रत्रांगुल का जगत प्रतर में भाग देने पर पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है। तो वो यदि किया उसका कैलकुलेशन तो हमको 2500 आ रहा है पर्याप्त जीव की राशि। यहाँ 400 आई, यहाँ 2500 आ रही है। मेरे भी 2500 ही आ रहा है। क्या चीज बोले? ये जो दूसरा दिया है संख्यात्मक भाग से भाजित प्रत्रांगुल का जगत प्रतर में भाग देने से पर्याप्त जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। लेकिन जो कल हम लोगों का वो आ रहा था, कब आना चाहिए था 250, तो 25,000 आ रहा है, तो फिर वो 1,00,000 आएगा। 2500 आ रहा है जी। 2500 आ रहा है तो फिर वो 1,00,000 आएगा। पहले तो पर्याप्त जीवों की राशि 400 आई, अब यहाँ पर्याप्त जीवों की राशि 2500 आ रही है। पर्याप्त जीवों की ही पहले पर्याप्त की राशि 400 आई। हाँ, क्या मतलब पहला जो है असंख्यात भाग से भाजित प्रत्रांगुल का जगत प्रतर में भाग देने पर 10 जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है, वो 1000 आया। और उसके बाद वो 30 उसको असंख्यात से भाग देके जब किया, मतलब
जगत प्रतरांगुल को प्रतरांगुल का संख्यात्मक भाग से भाग देने पर 400 आया। तो पर्याप्त जीवों की राशि 400 आ गई। पर्याप्त जीवों की। हाँ, अपर्याप्त कितने हुए? तो अपर्याप्त हो गए 1 लाख माइनस 400। हाँ ठीक है। 600, 99,600। हाँ ठीक है तो ना, ठीक यही है, आया। ठीक है ये तो। लेकिन उनका भी उसके यही आया बाद है। हाँ जी, अवधि यही आया मेरा भी। अवधि उनका भी के यही आया है। संख्यात्मक हाँ भाग जी, से यही आया दीदी जी मेरा भी। भाजित प्रतरांगुल को जगत प्रतर को भाग देने पर पर्याप्त त्रय जीवों का जो प्रमाण होता है, तो इसमें जो है अवली का असंख्यात्मक भाग 100/4 25 हुआ। प्रतरांगुल 1 लाख 10 लाख हुआ। तो 10 लाख को यदि 25 से भाग करें तो 4,000 होता है, और जगत प्रतर को 4,000 से भाग 40,000 होता है, और जगत प्रतर को 40,000 से भाग दिया तो 2500 आ रहा है। तो यहाँ तो पर्याप्त जीवों की राशि 2500 आ रही है। 2500 कौन क्या आ रही है? 2500 किस जीवों की संख्या आ रही है? पर्याप्त जीवों की राशि आ रही है। देखना आंटी पड़ेगा मेरे भी कि- 23 जीवों की राशि 2500 ही आई है मेरे भी। कहीं पर कुछ होगा गड़बड़, क्योंकि मैथमेटिक्स तो कभी मतलब अपने में गलती हो सकती है, उसमें गलती नहीं हो सकती। देखते हैं, कल मेरे को समय नहीं मिला करने का, आज अगर समय मिलता है तो मैं करके देखती हूँ। कहीं ना कहीं कुछ भूल है, कहीं कुछ हम लोग किसी संख्या में भूल कर रहे हैं, क्योंकि आंसर तो मतलब सिद्धांत तो गलत हो नहीं सकता, कोई संख्या है जो हम लोगों को कुछ कम बेसी देखना होगा। वो ये वाली चीज भी हो जाएगी। अब ये पढ़ें, क्षेत्र वाला पढ़ें, आगे पेज पर पढ़ें। वो सारा मैंने क्या क्या प्रज्युम किया था, प्रज्युम वाली संख्या मुझे भी लिखा दीजिएगा, तो मेरे पास लिखी हुई तो है नहीं, मैं भी करके कोशिश करूंगी, समय मिला तो देखने की, करने की। दीदी इस पैराग्राफ में पंचेंद्रिय क्षेत्र की अपेक्षा जो पंचेंद्रिय का वर्णन आया है, तो उसके अंदर भी जगत प्रतर से ही किया है क्या? फर्स्ट वाला भी हाँ, दोनों को जगत प्रतर से किया है ना? जगत प्रतर में एक में संख्यात है, चूंकि गाथा में ही आया ना, आवली असंख्य है ना, आवली के असंख्यात्मक भाग से, और फिर अंगुल के संख्यात्मक भाग से, वही तो आ गया ना ऊपर, वैसा ही है। आवली के संख्यात्मक भाग से प्रतर अंगुल में भाग देना, आवली के संख्यात्मक भाग से जगत प्रतर में भाग देना। चलिए आगे पढ़िए। क्षेत्र का संख्या मानकर एक बार करके देखेंगे ना। हाँ देखती हूँ, कुछ कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ है जो कि कुछ लेना चाहिए, कुछ और हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो ही रहा है। चलिए आगे दीदी चलिए। क्षेत्र की अपेक्षा से पर्याप्तक पंचेंद्रिय जीवों का क्षेत्र ज्यादा होगा और अपर्याप्तक पंचेंद्रिय जीवों का क्षेत्र कम होगा, क्योंकि ये अपर्याप्तक पंचेंद्रिय जीव सब जगह नहीं होते ना, खाली कर्म भूमि में ही होते हैं ना, क्या सब जगह होते हैं क्या पर्याप्तक पंचेंद्रिय? लेकिन मंजू दीदी वो तो असंख्यात्व से भाग लग रहा है और ये संख्यात्व से लग रहा है। वो यहाँ पर वैसे क्षेत्र नहीं निकाला गया कि नहीं, मैं कितना वैसे पूछ रही हूँ खाली कि क्षेत्र की कितना अपेक्षा। हाँ कितना क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं वो चीज नहीं निकल रहा है। आकाश के प्रदेश कितने घेर रहे हैं, यहाँ पर वो निकला, चाहे जहाँ पाए जाते हो सारे टोटल आकाश के प्रदेश कितना घेर रहा है, वहाँ यहाँ पर ये निकल रहा है। तो अपर्याप्त जीव बहुत ज्यादा होते हैं, तो नेचुरली अपर्याप्त जीव पर्याप्त जीवों से ज्यादा जगह घेरेंगे। चलिए क्षेत्र की आगे। अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा त्रस्कायिकों द्वारा सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रति भाग से और त्रस्कायिक पर्याप्तकों के द्वारा सूच्यांगुल के संख्यातवें भाग के वर्ग रूप प्रति भाग से। तो क्षेत्र के पुरस्कार का भी वही आ गया जो पंचेंद्री का आया, तो वही उन्होंने कहा कि भाई दोनों का भागहार सेम है, इसलिए हम ये कैसा कहते हैं कि जो पंचेंद्रियों का कथन है वही त्रस्काई का कथन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हम लोग देख रहे हैं भागहार एक ही है। चलिए इस सूत्र द्वारा कथित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विकलेंद्रिय व पंचेंद्रिय जीवों का तथा उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवों का प्रमाण लाने के लिए अवहार कालों का अर्थात भागहारों का कथन किया जाता है। ये भी आज कर लीजिएगा आप लोग, पढ़िए, ठीक से पढ़िए इसको,
ये भी अपना हो जाएगा, करना चाहिए। तो चलिए, आंवली के असंख्यातवें भाग से सूच्यांगुल को भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसको वर्गित करने पर द्विंद्रिय जीवों का आहार काल होता है। आहार काल मतलब उतना करने के बाद तो किस संख्या से भाग देंगे वो आएगा। द्विंद्रियों के आहार काल को आंवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी द्विंद्रियों के आहार काल में मिला देने पर द्विंद्रिय अपर्याप्त जीवों का आहार काल आता है। दो इंद्रिय के आहार काल को आंवली के असंख्यातवें भाग से पहले भाजित किया, और ये जितना आप लोग को चित्र भेजे उसमें है ये सारी चीज भाजित किया, फिर उसको उसमें जोड़ दिया, ये उसका आहार काल हुआ। इसी तरह से आगे 3 इंद्रिय में भी करेंगे। आहार काल को, 2 इंद्रिय के आहार काल को असंख्यात से भाजित करके, आंवली के असंख्यात में भाग से भाजित करके और उसके 2 इंद्रिय के आहार काल में जोड़ देंगे, अब वो उसका आहार काल हो जाएगा। अपने इसका वो क्या कहें उसको, भाषा रूप में तो मैंने भेजा है सारा, ये शायद मैथमेटिक्स भी भेजा है, का मुझे याद नहीं है। चलिए आगे चलिए। इसी द्विंद्रिय पर्याप्तकों के आहार काल को आंवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी द्विंद्रिय अपर्याप्त आहार काल में मिला देने पर त्रिइंद्रिय जीवों का आहार काल होता है। पुनः इस त्रिइंद्रिय जीवों के आहार काल को आंवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी त्रिइंद्रिय जीवों के आहार काल में मिला देने पर त्रिइंद्रिय अपर्याप्तकों का आहार काल होता है। इसी प्रकार चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के आहार काल को क्रम से आंवली के असंख्यातवें भाग से खंडित करके उत्तरोत्तर एक एक भाग से अधिक करना चाहिए। अनंतर पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के आहार काल को आंवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर प्रतांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण त्रिइंद्रिय पर्याप्त जीवों का आहार काल होता है। ऊपर किसका आया था? ऊपर आया था 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की संख्या, जो जिसमें कि पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिले हुए थे। तो लाइन से कैसे आया था? सबसे कम कौन सा था? सबसे कम कौन सा होगा? दो इंद्रिय। इसमें तो द्विंद्रिय अपर्याप्त जीव की सब अपर्याप्त। तो अभी तो ऊपर तो क्या नाम है, सो भाजित करने पर पर 2 इंद्रिय अपर्याप्त कालों का जीव। तो इसमें सबसे कम कौन से हैं, सबसे ज्यादा कौन से हैं अपर्याप्त जीव? सबसे कम तो द्विंद्रिय के ही हुए ना। द्विंद्रिय के आए थे सबसे कम तो, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय। अब यहाँ से बदल रहा है, यहाँ से अथन अंतर के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बदल रहा है। किसी को याद है क्या बदला गया था? क्योंकि ये समझाया जा चुका है। पर्याप्त जीव, ये अपर्याप्त की बात आई। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में कम, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में कम, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय में कम। ये आया अपर्याप्त के लिए। पर्याप्त के लिए क्या आया था, याद है क्या किसी को? त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय, पंचेंद्रिय और चतुर्इंद्रिय, ऐसा था। हाँ, बहुत अच्छा। पर्याप्त के लिए इस तरह से आया था, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और चतुर्इंद्रिय। बहुत सुंदर। सबसे कम पर्याप्तक चतुर्इंद्रिय होते हैं। चलिए अब पढ़िए, क्योंकि अब पढ़िए। भागफल हुआ ना। हाँ, आहार काल में भाजक चलिए अनंतर पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के आहार काल को आंवली के संख्यातवें भाग से गुणित करने पर प्रत्रांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण त्रिइंद्रिय पर्याप्त जीवों का आहार काल होता है। 3 इंद्रिय पहले आ गया है ना, 2 इंद्रिय अभी नहीं बताया गया। पहले पंचेंद्रिय के पर्याप्त जीवों के आहार काल से तुलनात्मक विश्लेषण करके पहले 3 इंद्रिय के पर्याप्त का बता दिया गया है। चलिए, इसे आंवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी त्रिइंद्रिय पर्याप्तकों के आहार काल में मिला देने पर द्विइंद्रिय पर्याप्त जीवों का आहार काल होता है।
इस द्विंद्रिय पर्याप्तकों के आभार काल को आमली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी द्विंद्रिय पर्याप्त आभार काल में हाँ, मिला भाजित नहीं देने खंडित पर रहेगा यहाँ पे, असंख्यात भाग से खंडित करके जीवों के आभार काल को क्रम से आवली के असंख्यात भाग से खंडित करके। खंडित करना और भाजित करना एक ही हो गया ना। एक ही बात एक ही है। चीज होता है, खंडित करना। आपकी बुक में खंडित दिख रहा होगा, इसमें भाजित दिख रहा है। अच्छा, एक ही बात है, खंडित भाजित करना। हम्म। इसी द्विंद्रिय पर्याप्तकों के आभार काल को आमली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी द्विंद्रिय पर्याप्त आभार काल में मिला देने पर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का आभार काल होता है। इस पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के आभार काल को आमली के असंख्यातवें भाग से भाजित कर देने पर जो लब्ध आवे उसे उसी पंचेंद्रिय पर्याप्त आभार काल में मिला देने पर चतुरिंद्रिय पर्याप्त जीवों का आभार काल होता है। यहाँ सर्वत्र राशि विशेष से राशि को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उसमें से एक कम करके भागार रूप आमली का असंख्यातवें भाग उत्पन्न कर लेना चाहिए। इन आभार कालों में से पृथक पृथक जगत पृथक को भाजित करने पर अपने अपने द्रव्य का प्रमाण आता है। तो ये सबका आभार काल बताए हैं। आभार काल से तो कुछ होगा नहीं, करेंगे किसको भाजित, तो कहते हैं जगत प्रतर को भाजित कर लीजिए तो सबका आ जाएगा। तो इस तरह से अपर्याप्त जीव तो सबसे कम कौन से हुए? ऊपर हमने देखा सबसे कम 2 इंद्रिय हुए, फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब अपर्याप्त जीव हुए। और नीचे पर्याप्त जीव सबसे कम कौन से हुए? त्रिइंद्रिय। 3 इंद्रिय सबसे कम हुए, इससे ज्यादा 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय से चतुर्इंद्रिय पर्याप्त ज्यादा होते हैं। ये हम लोगों ने इसके पहले भी इसी में पहले ही जान चुके थे, यहाँ पर और विशेष बात आ गई। गाथा नंबर 213। आवली असंख भागेण वहिद पल्लून सायरद छिदा बादरते पनी भूजल वादानम चरिम सायरम पुन्नम। आवली असंख भागेन वहिद पल्लून सायरद छिदा बादरते पनी भूजल वादानम चरिम सायरम पुन्नम। ते भी विशेषेण हिया पल्ला संखेज भाग में तेना तम्मा तेरा सियो असंख लोगे न गुनीद कमा। ते भी विशेषेण हिया पल्ला संखेज भाग में तेना तम्मा तेरा सियो असंख लोगे न गुनीद कमा। दिन छेदे न वहिद डठ छेदेहिं पयद विरलनम भजिदे लध राशि। 1 मिनट, लद्धमिदयिठ राशि नन्नु नन्हदिये होदि पैदधनम। दिन छेदेन वहिद दट्ठ छेदेहिं पयेदि विरलनम भजिदे लद्धमिदयिठ राशि लद्धमिदयिठ राशि नन्नो नन्हदिये होदि पैदधनम। 1 2 दीदी 215 का पहला शब्द वापस बताइए तो एक बार। 1 मिनट मुझको मात्रा गिनने दीजिए जरा सा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, राशि तक 11 12। राशि तक 12 हो रहा है। दिन छेदेन वहिद दट्ठ छेदेहिं पयद विरलनम भजिदे
लद्धमि दैठ राशि नन्नो नन दिए हो दीपे धनम। पढ़े एक एक इट्ठ गाथा। छेदेही में दीदी। हाँ? दीदी 215 है ना। हाँ। 215 वाली पहली लाइन में दिन छेदे न वहिद इट्ठ छेदे हिम है। हम इट्ठ है। इठ तो नहीं है, दठ है मेरे में तो। हाँ मेरा मेरे भी में डट इट्ठ है। है। हमारे तो डा में हलन था, डा में हलन। हाँ, ड में मेरा भी हलन डट है। है। एक मिनट, इसकी भी मात्रा गिनने दीजिए, क्योंकि दठ से तो होगा नहीं। और हीद अपने आप में पूरा शब्द है, उसका 2 अक्षर अलग जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हीद तक आ रहा है, तो ये डठ संयुक्त अक्षर है। डठ छेदे ही, ड का उच्चारण साइलेंस रहेगा तब। डठ छेदे ही, जैसे च का हो रहा ना साइलेंट आ रहा है, वैसे ही होगा। वही तक ही हो रहा है 12 तक। ई क्यों दिया पता नहीं। इट्ठ छेदे हिम है मेरे इसमें। हाँ, इट्ठ तो छेदे हिम। हमको लगता है इठ ही होना चाहिए, क्योंकि ड का तो हाँ। बन ही नहीं रहा ना, उससे कैसे उच्चारण करे आधे अक्षर से आदमी। देखें इधर कुछ दिया है क्या? आई नहीं, पूरी अशुद्धियां बताई हुई नहीं, कोई कोई अशुद्धि बताई। कितनी अशुद्धियां आ रही है। पेज नंबर 287 है ही नहीं, पेज ही नहीं है। इसका हिंदी दीदी करेंगे तो जब मैंने समझ उसका में। अर्थ देखा ना दीदी, हाँ, प्रणाम हाँ, करती हूँ दीदी, जब नीचे मैंने अर्थ देखा ना वहां भी इष्ट ही राशि लिखा है। हाँ, इष्टि होना चाहिए। जी हाँ जी। दीदी, दीदी मेरे पास दूसरी किताब है, उसमें भी ई है। ये है ना, हाँ, तो ठीक कर ली, क्योंकि इसका उच्चारण ही नहीं बैठ रहा है ना, उच्चारण ही नहीं बैठ रहा, और वहीं से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 मात्रा हो जा रही है। वो लगता है ना, ऐसे जो लाइन थी ना वो पूरी हुई नहीं, बीच में छूट गई लाइन। चलिए, हमारी में भी ई है वैसे भाभी, ई है हमारी में। हाँ, ये कर लीजिए, उसको ये होना चाहिए। चलिए जेठी भाई साहब, पहली गाथा का करिए, बहुत दिन हो गया आपको। आवली असंख्य भागेन वैद पद्यो न सायरद्ध छेदा बादरते पणिभूजन वादानम चारी मजयानम पुण्यम। बाबूजी दूसरी गाथा 214 आप करेंगे बाबूजी? बाबूजी आप करेंगे? हाँ, ये विशेषणय्या पल्ला संख्य जबाद बेतेन कम्मा तेरा सियो असंक लोगेन गुणित कम्मा। नेमीचंद भाई साहब 215 नंबर गाथा करेंगे आप? हाँ कर लो। दिन छेदेन हुदी इट्ठ छेदेहि पयद विलक्षण भजिदे यद मिद इट्ठ राशि नन्नो न हदिये हो दीपे दे धनम। नहीं बेटा, इसका संस्कृत छाया पढ़ लीजिए विजया जी। जी दीदी। आवल्य संख्य भागेन वहित पल्यो न सागरार्ध छेदाः बादरते पणिभूजल वातानां चरमः सागरः पूर्णः। 214 तेपि विशेषेणाधिकाः पल्या संख्येत भागमात्रेण तस्मात् ते राशयो संख्य लोकेन गुणितक्रमः। देयच्छेदेनावहिते ष्टच्छेदैः प्रकृतविरलनं भाजिते लब्धमितेष्टराशन्यो अन्यहत्या भवति प्रकृतधनम्। करते हैं अर्थ, हो सकता कुछ मेरे को दिक्कत हो। आवली असंख्य भागे न ही, आवली के असंख्यात्मक भाग को भाग देना है किसमें? पल्य में। आवली के असंख्यात्मक भाग से हिद पलू, पलू माने पल्य, हिद करो पल्य को, ऊन सायरद छिद्दा, और उसको सागर में से घटा दें, तो जो शेष बचा, छिद्दा माने पायरद, अध छिदा अर्ध छेद,
अर्ध छेद बादर तेज कायिक जीवों के उतना अर्ध छेद होंगे। कितना? आवली के असंख्यातमें भाग से पल्ले को भाग दो और फिर उसमें से उसको सागर में से घटा दो। देखें एक बार, यही है ना, आवली के असंख्यातमें भाग से भाजित पल्ले को सागर में से, हाँ यहाँ तक तो ठीक आया है, अर्ध छेद है। बादर ते प माने प्रतिष्ठित, तेजकायिक, फिर प्रतिष्ठित, फिर निगोद माने प्रतिष्ठित निगोद, भू माने पृथ्वी, जल, वादाना माने बादर, बादर पृथ्वी कायिक, वादर जल कायिक, और वादर क्या कहते हैं, वनस्पति निगोद, प्रतिष्ठित वनस्पति निगोद। चरिम सायनम पुण्यम, अंतिम चरिम का यहाँ क्या दे रहे हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, वादर पृथ्वी का एक। अच्छा ये कहाँ से निकाले भाई, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक कहाँ से निकाले? ये वादर तेज का एक हो गया, पहली से निकाल दिए क्या दोनों? वैसे अप्रतिष्ठित, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, नी से सप्रतिष्ठित निकाल दिया। सप्रतिष्ठित तो समझ में आता है, प्रतिष्ठित यानी प से अप्रतिष्ठित निकाल रहे हैं और नी से सप्रतिष्ठित निकाल रहे हैं। भू से पृथ्वी, जल, वादर सब में लग जाएगा, बादा नाम सब में लग जाएगा वादर। चरिम सायरम पुण्यम, चरिम माने अंतिम, सायरम माने सागर, पुण्यम माने पर्याप्तक। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तेवी विशेष हीना, उनसे विशेष ही या विशेष कम मनहीन, पल्ला असंख्यज भागे में तेना, पल्ल के असंख्यात में भाग से हीन में तेना, भागम एतेना इनका, तम्मा ते राशि हो, उन तम्मा ते उसमें, इसलिए उनकी राशि असंख्य लोगे न गुणित, कमा असंख्यात लोग से गुण क्रम रूप से गुणित रूप से है। दिन छेदेन विद इठ छेदे ही, दिन छेद अर्ध छेद क्या कह रहे हैं? अच्छा दिन मान दे राशि, दे राशि के अर्ध छेद से इष्ट राशि के अर्ध छेद को भाग करो। हाँ बिरलन राशि भाग देने वाली चीज है। पयद बिरलन राशि के पद को भज दे माने भाग दो। लद्धम इदम तो हो नहीं रहा, ये क्या कह रहे हैं फिर, लद्धम दैठ भी नहीं आएगा, इदम भी नहीं होगा, लद्ध मिद कोई शब्द ही नहीं बनता है। लद्ध मिद इठ राशि, लद्ध माने तो प्राप्त हो गया, मिद माने क्या होगा, इठ माने इष्ट राशि हो गया, अन्योना एक दूसरे पर परस्पर में, तभी माने गुना करते हुए पैधनम शब्द है लद्धम इद, लद्धम शब्द हो गया, आ गया लग हो गया। आवली के संख्यात्मक भाग से भाजित पल्ले को सागर में से घटाने पर जो शेष रहे उतने बादर तेज का इस जीव के अर्ध छेद है। ये तो अपने पहली लाइन का एकदम बढ़िया से निकल गया है ना। पल्लू सायर अर्ध छेदा बादर ते, यहाँ तक का हो गया। पनी भूजल वादानम चरिम सायरम पुण्यम, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक। जीवों के अर्ध छेदों का प्रमाण क्रम से आवली के असंख्यात्मक भाग का 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पल्ले में भाग देकर सागर में घटाने से। पल्ले में भाग देने से जो लब्ध आवे उसको सागर में से घटाना है। तो लब्ध कोई घटाएगा तो वो तो बोलने का चीज नहीं है ना। तो लब्ध आएगा उसी को घटाएगा ना, जब भाग दे रहे तो। नहीं हम यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ पर निकलता है, गाथा में ये सब निकल नहीं रहा है, गाथा में निकल नहीं रहा है।
मेरे से तो आज तो नहीं निकल रहा है, बाद में देखूं अगर समय मिला तो। अभी समय बर्बाद करने से फायदा नहीं, अगर होगा तो कल फिर इसको ले लेंगे। अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रत्येक बादर पृथ्वी का जल का जीवों के अच्छेदों का प्रमाण क्रम से पल्ले को भाजित किया था, उसको सागर में से घटाया था। अब क्या कह रहे हैं, आवली के असंख्यातवां भाग ऊपर भी था, अच्छा 2 बार, वहां पर तो एक ही बार भाग दिया गया था पल्ले को, यहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पल्ले में भाग देकर सागर में से घटाने पर लब्ध शेष रहता उतना उतना है। ये राशि ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है? पहले तेजस कायिक जीव के अर्धछेद जो आए थे उससे अर्धछेद ज्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? ज्यादा आएंगे ना? ज्यादा आ रहे हैं, मेरिस का ऐसे ज्यादा आ रहे हैं, क्या ज्यादा आ रहे हैं ना? यहाँ पर जो चूंकि दीदी हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये कुछ। अरे बहुत बढ़िया से इसको पढ़ के तो सब समझ में आ गया। देखिए पहले वाला क्या कह रहे हैं, आवली के असंख्यात्मक भाग से भाजित पल्ले को सागर में से घटा दीजिए, तो वो तेजस का जीवों के अर्धछेद आ गए। फिर कह रहे हैं क्रम से अप्रतिष्ठित प्रत्येक प्रतिष्ठित प्रत्येक बादर पृथ्वी का एक बादर जल का जीवों के अर्धछेदों का प्रमाण क्रम से आवली के असंख्यात्मक भाग का 2 बार। यहाँ पर ऊपर में क्या किया गया है, क्या नाम है, सो एक ही बार घटाया गया है ना। आवली के असंख्यात्मक भाग से भाजित पल्ले को सागर में से घटाया गया एक बार। यहाँ पर ये क्या करे, असंख्यात्मक भाग को 2 बार घटाना है, 3 बार घटाना भाग देना है ना दीदी, 2 बार भाग देना, घटाना तो एक ही बार है। एक मिनट। अर्धछेदों बादर कायिक जीवों के अर्धछेदों का प्रमाण क्रम से आवली के असंख्यात्मक भाग का घटाना है ना, भाग का 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पल्ले में भाग देकर। अच्छा पल्ले में 2 बार, ऊपर पल्ले में 1 बार भाग दे रहे हैं, यहाँ पल्ले में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भाग दे रहे हैं, तो नेचुरली संख्या बहुत छोटी छोटी हो जाएगी। फिर उसको सागर में से घटाएंगे तो घटाने पर जो घटा के जो राशि आएगी वो बड़ी बड़ी आएगी क्रम से। यहाँ पर घटाने की राशि क्रम से छोटी हो रही है, घटा के जो, जैसे एक संख्या 100 है, 100 में से शुरुआत में आप 5 घटा रहे हैं, फिर 10 घटा रहे हैं, फिर 15 घटा रहे हैं, तो घटा के, या उल्टा हम बोल दिए, पहले 20 घटा रहे हैं, फिर 10 घटा रहे हैं, फिर 5 घटा रहे हैं, तो घटा के जो राशि आएगी वो ज्यादा आएगी। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, सागर में घटाने से जो लब्ध रहता है उतना उतना है। पकड़ में आया कि नहीं? हाँ दीदी आया। इसमें इसका दीदी इसका भी बताइए, बादर ते पर्णी भूजल वादानक, इसका नहीं अर्थ आप लोगों को अभी समय बर्बाद होगा, मैं सोचूंगी तो। मैंने पहले देखी नहीं थी गाथा, नहीं तो मैं पहले से करके रखती। अभी है ना, मेरे को लगाने में थोड़ा समय लग रहा है, मैं क्लास के बाद थोड़ी शांति से लगाती हूँ, एक एक अक्षर का संधि विच्छेद करके लगाऊंगी, मेरे को ऐसे संतोष नहीं होता है। बादर वायु का एक जीवों के अर्धछेद का प्रमाण पूर्ण सागर प्रमाण है। बादर का एक जीवों का कितना है, ये सब तो सागर में से घटा के हुआ। बादर वायु का के जीवों का छेद पूरा का पूरा सागर है। यह प्रत्येक अर्धछेद राशि अपने अपने पूर्व राशि के पल्ले के असंख्यात्मक भाग उत्तरोत्तर अधिक है, क्योंकि छोटी छोटी राशि घट रही है, क्रमशः छोटी छोटी राशि घट रही है, तो क्रमशः जो घट के राशि आ रही वो बड़ी बड़ी आ रही है। अतः उत्तरोत्तर जीवों का प्रमाण अपने से पूर्व जीवों के प्रमाण से असंख्यात लोक गुना है। देय राशि के अर्धछेदों से भाजित इष्ट राशि के अर्धछेदों का प्रकृति विरलन राशि में भाग देने से जो अर्धछेदों का प्रकृति विरलन राशि में भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो, उतनी बार इष्ट राशि को रखकर परस्पर गुणा करने से प्रकृत धन प्राप्त होता है। ये मुझे अभी नहीं समझ में आया है, ये प्रकृत धन क्या कहना चाह रहे हैं। विशेषार्थ में कुछ समझाए हैं तो अलग बात है। चलिए विशेषार्थ पढ़िए तो देखें कुछ बता रहे हैं क्या विशेषार्थ में।
एक सागरोपम में से एक पल्य को ग्रहण करके और उस पल्य को आवली के असंख्यातवें भाग से खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे उसको पृथक स्थापित करके शेष बहुभाग को उसी राशि में अर्थात पल्य कम सागर में मिला देने पर बादर तेजस काई राशि की अर्धछेद शलाकाएं होती है। समझ गए, इसमें तो कोई इस बात नहीं है। सागर में से एक पल्ले घटाया, एक पल्ले का क्या क्या उन्होंने असंख्या आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित किया। भाजित करने पर एक भाग तो रख लिया और बहुभाग जो कि सब जगह वही होता है ना, बहुभाग को मिलाते हैं। बहुभाग को किसमें मिला दिया? एक पल्ले एक कम जो एक सागर था उसमें मिला दिया। तो मिलाने पर जो ये हुआ, ये कहते हैं बादर तेजस का की अर्धछेद का शलाकाएं है, मतलब काउंटिंग है। जो एक भाग पृथक रखा, फिर उसका बहुभाग लेंगे, बहुभाग अप्रतिष्ठित में मिला देंगे, फिर उसका बचा हुआ का बहुभाग लेंगे, बहुभाग फिर उस राशि में प्रतिष्ठित का हो। जो अपने सब जगह ऐसे ही होता है, वही चीज यहाँ पर है। अब पढ़िए आप। जो एक भाग पृथक स्थापित किया था उसको फिर भी आवली के असंख्यातवें भाग से खंडित करके बहुभाग को बादर तेजस काई के अर्धछेद में मिलाने पर बादर प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की अर्धछेद शलाकाएं होती है। तो पहले भी तो बादर का ही बताया था। नहीं, बादर तेजस काई की पहले था। अभी तो अप्रतिष्ठित बताया, पहले तेज काई का अच्छा, पहले प्रतिष्ठित तेज काई में मिला दिया, उस राशि को वही करेंगे। फिर उसका आवली का संख्यात्मक भाग देंगे बची हुई राशि में, फिर उसका बहुभाग इसमें अप्रतिष्ठित में मिला देंगे, तो आगे सब प्रतिष्ठित के अर्धछेद हो जाएंगे। उसी तरह से सारी ये चीजें अपने कर्मकांड जी में भी बार बार आ रही, इसमें भी बार बार आ रही। तो अभी तक समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को ये चीज, कैसे बहुभाग करके मिलाते और एक भाग फिर बहुभाग, एक भाग को रख देते हैं, बहुभाग को फिर उसमें प्लस कर देते हैं। बहुभाग मिला देते हैं, एक भाग रखते हैं, फिर एक बहुभाग पहले वाली राशि में मिला देते हैं, फिर दूसरी का भाग देकर एक भाग को फिर भाजित करते हैं। एक भाग जो बचा फिर उसको निकालते, फिर उसका बहुभाग तो पहले वाली राशि में मिला देते हैं, तो उसके आगे वाली राशि आ जाती है। ये सब जगह हो रहा है अपना। शेष एक भाग को पुनः आवली के संख्यात्मक भाग से। ललिता जी, ये मतलब इनकी राशियां ज्यादा बताते हैं, जैसे प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, मतलब इसका क्या कारण है? मतलब ज्यादा इनकी राशियां बताते हैं, जैसे इनका सारी राशि बता रहे हैं। वो तो टोटल, इसमें तो कोई भी जीव नहीं बचेगा, सारे जीवों की राशि है। और बाकी रह गई कि ये जीव बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनके वर्णन ज्यादा चलते हैं, है ना। रसकाई के तो बहुत थोड़े से होते हैं ना। ये सब राशि बहुत, एक इंद्रिय राशि जो है स्थावर कायिक, उसमें साधारण वनस्पति तो हम सभी जानते हैं मुक्त अनंत है। क्योंकि ये राशि बहुत ज्यादा है, इसलिए इस राशि का कथन ज्यादा चलता है। बाकी इसमें चूंकि जीव का अंड है तो जीव के बारे में ही बताएंगे। अब नेचुरली अब मान लीजिए 10 इसमें कहीं पर 100 आदमी बैठे हो, उसमें 100 आदमी में 90 आदमी प्रतिमाधारी हो, तो लोग यही कहेंगे ना भाई प्रतिमाधारों की मीटिंग हो रही है। अब 10 आदमी भी उनके सहयोग से प्रतिमाधारी कहला जाती हैं। तो वही चीज है, चूंकि राशि में सबसे ज्यादा राशि एक इंद्रिय और बादर और साधारण वनस्पति की है, तो इसलिए नेचुरली उसका कथन ज्यादा बन रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, उसका कथन ज्यादा बन रहा है। बहुत ज्यादा। शेष एक भाग को पुनः आवली के असंख्यात भाग से खंडित कर बहुभाग को ग्रहण कर बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के अर्धछेदों में मिलाने से बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव राशि के अर्धछेद शलाकाएं होती है। पुनः शेष एक भाग को आवली के संख्यात्वें भाग से खंडित कर बहुभाग को बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव राशि के अर्धछेदों में मिलाने से बादर पृथ्वी कायिक जीव राशि की अर्धछेद शलाकाएं होती हैं। शेष एक भाग को पुनः आवली के असंख्यातवें भाग से खंडित करके बहुभाग को बादर पृथ्वी कायिक जीव राशि के अर्धछेदों में मिलाने से बादर जल कायिक जीव राशि की
अर्धछेद शलाकाएं होती है। जो एक भाग शेष रहा था उसको बादर जलकायिक जीव राशि के अर्धछेदों में मिलाने से संपूर्ण एक सागर के अर्धछेद प्रमाण बादर वायु कायिक जीव राशि की अर्धछेद शलाकाएं होती हैं। दीदी ये बार बार ऐसे लग रहा है ना कि अपन को कि एक भाग बचा उसके भी टुकड़े कर दिए, लेकिन है तो ये भी असंख्यात। जो बचता उसका टुकड़ा करता, बहुभाग उसमें मिला देता, फिर एक भाग बचा नहीं, उसका लेकिन फिर वो भी मात्रा असंख्यात में ही है। हाँ हाँ, सब असंख्यात में है तो वो भी असंख्यात में। अपन को ऐसे लगता है तो क्या है, एक टुकड़ा में से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, टुकड़ा भी लेकिन असंख्यात है ना। असंख्यात में ही है। हाँ, तो क्योंकि पूरा मिला के सब मिला के एक सागर हो गया। अब जो निकाला था शुरू में, हाँ शुरू में जो एक सागर में से जो पृथक किया था ना पल्य को, हाँ सागर में से घटाया। हाँ, नहीं वो तो जल का जीव राशि के अर्धछेद में मिलाने से संपूर्ण एक सागर के अर्धछेद प्रमाण, केवल एक सागर के अर्धछेद प्रमाण वायु कायिक जीव राशि की अर्धछेद शलाकाएं होती। एक सागर के जितने अर्धछेद होंगे उतने ही अर्धछेद वायु कायिक जीव के होंगे। यहाँ सागर नहीं बना रहे हैं सबको मिला के, यहाँ तो अर्धछेदों का कथन इसमें आया ना, संपूर्ण एक सागर के अर्धछेद प्रमाण बादर वायु कायिक जीव राशि की अर्धछेद शलाकाएं होती है। संपूर्ण एक सागर के अर्धछेद प्रमाण बादर वायु कायिक जीव राशि की अर्धछेद शलाकाएं होती। सागर के अर्धछेद है उतनी जीव राशि के अर्धछेद शलाकाएं वायु कायिक जीव के अर्ध। एक सागर के अर्धछेद तो एक सागर को मल्टी, मान लीजिए हम 4 मान लेते हैं, एक सागर है उसके ऊपर अर्धछेद मान लेते हैं 20 है, तो वायु कायिक जीव कितने होंगे? 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 20 बार 4 को गुना करेंगे, वो वायु कायिक जीव होंगे ना। हाँ हाँ, तो आप एक सागर करिए, एक सागर के तो अर्धछेद, एक सागर पर अर्धछेद है, यानी देय विरलन राशि से उसको गुना करेंगे तब जाके वायु कायिक जीव आएंगे। हाँ, अर्धछेद दे दिया ना बाद में, अर्धछेद दे दिया, बिल्कुल। बादर तेजस कायिक राशि की अर्धछेद शलाकाओं का विरलन करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को 2 रूप करके परस्पर गुणित करने पर बादर तेजस कायिक जीव राशि उत्पन्न होती है। 2 रूप क्या हुआ? एक को 2 रूप, मतलब एक को 2 समझना, एक अर्धछेद को 2 समझना, प्रत्येक को एक को 2 रूप करके, एक को 2 करके, ऐसा उस अर्धछेद को गुना करने पर, यहाँ ऊपर तो क्या था, तेजस्काई के अर्धछेद थे, यहाँ तेजस्काई जीव राशि उत्पन्न करा रहे हैं, जिसमें कि बादर, बादर कहते हैं, हाँ बादर है ना, बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त चारों तरह की जीव राशि आ गई। अथवा क्या कह रहे हैं, घन लोक के अर्धछेद से बादर तेजस्काई राशि के अर्धछेदों से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति घन लोक को देकर, एक के प्रति, वहां तो एक के प्रति 2 दे रहे थे, यहाँ एक के प्रति घन लोक परस्पर गुणित करने पर बादर तेजस्काई राशि उत्पन्न होती है। ये तो बादर हो रही है, सूक्ष्म तो कितनी ज्यादा होगी, है ना। घन लोक को देकर, मतलब घन लोक को विरलन करना पड़ेगा। घन लोक समझ रहे हैं ना, जगह श्रेणी गुना जगह श्रेणी, उतने को विरलन करना पड़ेगा, उतना विरलन करने का रहे हैं। अथवा बादर तेजस्कायिक राशि के अर्धछेदों को बादर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीवों के अर्धछेदों में से घटाकर जो राशि शेष रहे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को 2 रूप करके परस्पर गुणित करने से जो राशि उत्पन्न हो उससे बादर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीवों की राशि के भाजित करने पर बादर तेजस्कायिक राशि उत्पन्न होती है। उड़ते जाइए, और कुछ नहीं है इसमें, तो फिर नहीं सकते मैथमेटिक्स से। अथवा बादर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि के जितने अधिक अर्धछेद हो उतनी बार
बादर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर राशि के अर्धछेद करने पर भी बादर तेजस का एक राशि उत्पन्न होती है। अथवा यही समझ में आता है कि वहाँ पे कितने जीव हैं, कितने जीव हैं। अब बताइए, वहाँ पर घन लोग को कह दिया विरलन करने पर कितने ज्यादा जीव हैं बाबा रे बाबा, जबकि सबसे कम है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इससे कम है, बाकी सबसे कम तेजस का एक जीव है। अथवा घनलोक के अर्धछेदों से अधिक अर्धछेदों के भाजित करने पर वहां जो लब्ध आवे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति घनलोक को देय रूप से देकर परस्पर गुणित करने पर जो राशि आवे उससे बादर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव राशि के भाजित करने पर बादर तेजस का एक राशि आती है। घन लोग को दे बना रहे हैं, सोचिए, और अर्धछेदों को भाजित कर जो विरलित राशि करके, और फिर कहते घन लोग को दे करके परस्पर गुणा दे, घन लोग को ही दे राशि बना घन लोग को ही दिया। दे करना दे राशि से। घन लोग गुना घन लोग गुना घन लोग करते चले जाओ, तब जा करके ये राशि उत्पन्न होगी। बात है। इसी प्रकार बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक और बादर वायु कायिक जीवों के अपने अपने अर्धछेदों से बादर तेजस कायिक राशि उत्पन्न कर लेनी चाहिए। बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीव राशि के अर्धछेदों को विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को दो रूप करके परस्पर गुणित करने पर बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीव राशि उत्पन्न होती है। अथवा घनलोक के अर्धछेदों से बादर वनस्पति कायिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर राशि के अर्धछेदों के बाधित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसको विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक एक के प्रति घनलोक को देय रूप से देकर परस्पर गुणित करने पर बादर वनस्पति कायिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर राशि उत्पन्न होती है। बादर तेजस कायिक राशि से बादर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर राशि के उत्पन्न करने पर अधिक अर्धछेद प्रमाण बादर तेजस कायिक राशि के दुगुणित करने पर बादर वनस्पति कायिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव राशि प्राप्त होती है। अथवा अधिक अर्धछेदों को विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को दो रूप करके परस्पर गुणा करने से जो राशि प्राप्त हो उत्पन्न हो उससे बादर तेजस कायिक राशि को गुणित करने पर बादर वनस्पति कायिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव राशि होती है। अथवा अधिक अर्धछेदों को घनलोक के अर्धछेदों से भाजित करके जो लब्ध आवे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक एक के प्रति घनलोक को देय रूप से देकर परस्पर गुणित करने से जो राशि उत्पन्न हो उससे बादर तेजस कायिक जीव राशि को गुणित करने पर बादर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव राशि उत्पन्न होती है। बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति, बादर पृथ्वी कायिक जीव राशि उत्पन्न होती है। बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति, बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक और बादर वायु कायिक जीव राशि के प्रमाण से बादर वनस्पति कायिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर राशि के उत्पन्न करने पर जिस प्रकार इन राशियों से तेजस कायिक जीव राशि उत्पन्न की गई उसी प्रकार उत्पन्न करनी चाहिए। बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक और बादर वायु कायिक की इसी प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए।
कुल मिलाकर के बस वो जीवों की संख्या हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा वाइक है और सबसे कम अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। वर्ग धारा में भी समझा था। आज मार्गना खत्म हुई है। एक बार 9 बार नमोकार जप कीजिए। कल फिर से इसको लेंगे। एक बार तो मार्गना खत्म हुई है, अतः 9 बार नमोकार। अपना क्लास का समय भी हो गया, कल इसको फिर से ले लेंगे एक बार, थोड़ा गाथा का अर्थ वगैरह और संक्षेप में ये क्या कह रहे हैं उसको हम लोग समझ लेंगे। 212 गाथा का ना मीनिंग ले लेंगे। 212 अध्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मदो। हे जिनवानी भारती तुम जब दिन रही जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। व्यासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार। अंजना जी को वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। वंदना अंजना जी, ललिता जी प्रणाम, सबको सादर ललिता प्रणाम। दीदी आपको सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, वंदना सादर अंजना प्रणाम। जी, अंजना दीदी वंदना आपको सबको सादर सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को सादर वंदना, ललिता जी और एवं बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।